हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइजर बार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 29 अक्टूबर है आज। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं डिस्कशन में। कल भी काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल आपको दिए गए थे। आज भी अच्छे अच्छे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो रेलेवेंट है। हालांकि आर्टिकल तो कई सारे हैं न्यूज़पेपर में, बट उसमें जब आप डीप जाएंगे तो बहुत रेलेवेंट जो आर्टिकल होता है उसी को हम लोग ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले कोटेशन देखते हैं। कोटेशन विवेकानंद जी का है। स्वामी विवेकानंद का ये कोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में भी और ऑब्वियसली एग्ज़ाम में भी। द ग्रेटेस्ट सिन इज़ टू थिंक योर सेल्फ वीक। राइट। तो ये कोटेशन जो है ऑब्वियसली आपके ऊपर भी लागू होता है। नहीं तो आप इसको अपने समझ के अनुसार ऐसे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। आंसर की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं ऐसे में। राइट। पेपर 4 में ये यूज़ हो सकता है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। इट्स ऑल अबाउट दैट एन इंडिविजुअल वुड थिंक अबाउट हिम और हर सेल्फ। तो ऐसे कोटेशंस को याद भी रखना काफ़ी आसान होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमें जो इंडियन फिलोसफर्स हैं उसमें इनके कोटेशंस को जानना ही होता है। तो इन चीज़ों को आप एक जगह पर लिखें ज़रूर। तो आइए देखते हैं आज के डिस्कशन में हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है प्रोसीड विद कॉशन। जीएस पेपर 2 में आईआर में एसोसिएट करेंगे इंडिया यूएस में जो अभी एग्रीमेंट हुए हैं और उसका क्या सिनेरियो है, कैसा ये डिसीजन है, क्या प्रोडिक्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल में कहा गया है। तो 2+2 डायलॉग आपको मालूम है अभी जस्ट कंडक्ट हुआ था दिल्ली में। ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी और एग्ज़ाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो एक लेवल आगे बढ़ी है। यूएस और इंडिया की बात करें तो एग्रीमेंट्स तो कई सारे हुए हैं अभी तक। 2 से 3 एग्रीमेंट हो चुके हैं। लॉजिस्टिक को लेकर के लेमुआ हुआ है, फिर उसके बाद कोमाकासा हुआ है और अब जा कर के बीका यानी कि BECA जो है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है अगर आप देखें तो। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है अब वो भारत एक्सेस कर सकता है, ले सकता है यूएस से। और इसमें आर्टिकल में ये कहा गया है कि देखिए अभी चूंकि वहाँ पे 3 नवंबर से इलेक्शन होने वाला है और आगे जो अगर सरकार सेम होती है तब तो फिर प्रोडिक्शन करना आसान है कि हाँ इनकी पॉलिसी क्या है, किस तरफ जाएगी। लेकिन अगर अमेरिका में सरकार बदलती है, जो बाइडेन की सरकार आती है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि पॉलिसी में चेंज हो सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं का फ़ायदा उठाया गया है और ये जो डील है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसको बिना किसी डिले के भारत ने फटाफट से बायलैटरल तरीके से इसको साइन कर लिया है। और ये जाहिर तौर पर एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा इंडिया की सिक्योरिटी में। What is more likely to the Modi's government assessment that there is bipartisan support in US for higher and positive bilateral ties? अभी देखेंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा टाई है यूएस के साथ भारत का। और इसमें जाहिर तौर पर चाइना को कंसिडर किया जा रहा है, चाइना को ध्यान में रखा जा रहा है। और आगे अभी जो वहाँ की पॉलिसी है वो तो जाहिर तौर पर चाइना के ट्रेड को कम करना, या एक तरीके से ट्रेड वॉर है दोनों के बीच में। जो सेम अभी आइडियोलॉजीज भी नहीं हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर हो सकता है कि चाइना को लेकर के जो अभी के अप्रोचेस हैं उस तरीके के अप्रोच ना रहे और वो बदल जाएं। तो ये तो क्लियर है कि अभी जो यूएस में लोग हैं वो ये तो नहीं चाहेंगे कि चाइना का राइज हो ऑन द स्टेक की, जैसा यूएस पहले करता था वैसे ही अभी भी करे, चाहे सरकार कोई भी हो। तो यहाँ पे एक ये बदलाव तो है कि चाइना को जो इतना ट्रेड बढ़ रहा है या डेफिसिट बढ़ रहा है अमेरिका का चाइना के साथ, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा इस चीज़ का चाइना के साथ ट्रेड का। तो उस चीज़ को जाहिर तौर पर चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो वो काउंटर करना चाहेगी। हाउएवर द स्ट्रेटजी, द मेथड विद एम्प्लॉय वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स प्रिडिसेशन। हाँ, तरीके अलग हो सकते हैं, अप्रोचेज़ अलग हो सकते हैं, कॉशंस अलग हो सकते हैं। और इसी में इंडिया ने एक यहाँ पे एक अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। एंड दोनों देश के बीच का जो पार्टनरशिप है उसको अलायंस ना समझ करके पार्टनरशिप समझा जाए। जो भी अभी एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, आपस में फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, ये अलायंस ना होकर के ये एक पार्टनरशिप है। तो इसको जब नॉन अलायंस से जोड़ा जा रहा है तो दैट इज़ रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। एक there is a major difference between apart from their legal framework, and alliance also demand a much higher price than the
पार्टनरशिप। जब अलाइज हो जाते हैं ना तो उसका एक अलग डिमांड होती है, उसके अलग प्राइसेस आपको चुकाने पड़ते हैं, उसमें ऑटोनॉमी ऑब्वियसली कम हो जाती है, ऑटोनॉमी का लॉस हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप तो सिंपल है, आप चाहो तो कंटिन्यू करो वरना ब्रेक कर लो। बट अलायंस का मतलब होता है कि आप एक साथ जुड़ गए और उसका फिर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ता है। What would be the nature of the content India-US partnership should be within administration China strategy? अभी जो प्रेजेंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट जो अप्रोच और स्ट्रेटजी है टुवर्ड्स चाइना एंड इंडिया एज वेल, वो उसका नेचर आगे क्या होगा सरकार के बदलने के बाद, ऑब्वियसली ये एक कंसर्न तो इंडिया के लिए है ही। सो दस इट इज़ गुड दैट द एग्रीमेंट फॉर फुल डिफेंस एंगेजमेंट विद द यूएस आर इन प्लेस। तो अच्छी बात है ना कि चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए और इस डिफेंस एग्रीमेंट को, और ये एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, इंगेजमेंट है दोनों देशों के बीच में, इसको कंटिन्यू कर लिया गया। Naturally, not much would be known in the public domain of what the US is really sharing with the Indian Defense Forces and Intelligence Agency, but India's tradition on relying on its own strength in matter of national security should not eroded it in the hope that the outside power would provide useful input। ठीक है, तो यहाँ पर एक और कंसर्न है या फिर एक और बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंडिया को इंटेलिजेंस के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, डिफेंस सिक्योरिटी के मामले में खुद पर आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है, ना कि वो जो ट्रेडिशन हमारा चलता आया है कि हम किसी और पावर पर रिलाई करते हैं, तो वो रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज कौन कितने हद तक आपको सपोर्ट करेगा ये फिर आगे टाइम बताता है। तो इसके लिए जो एक सेल्फ रिलायंस वाली चीज़ है वो यहाँ पर आ जानी चाहिए। एंड देयर कैन बी नो क्वेल विद इंडिया एंड यूएस जॉइंटली कॉलिंग फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड द इंडियन पैसिफिक रीजन। अभी की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन नहीं है इंडिया यूएस के बीच में, ना तो इंडो पैसिफिक रीजन में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ना ही कहीं पर कोई आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो दोनों देशों का। तो इंटरनेशनल नॉर्म्स में भी ऑफ ज़्यादातर जगह पर दोनों साथ में हैं। हाँ, अभी एनवायरनमेंट पर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूएस का दिख रहा था, बट अगर ओवरऑल देखें तो जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसमें दोनों एक मत से हैं। सो 2+2 जॉइंट स्टेटमेंट डज नॉट नेम चाइना बट थ्रस्ट इज क्लियर। जाहिर तौर पर जो एग्रीमेंट हुआ, जो अभी जॉइंट मीटिंग हुई, उसमें चाइना को क्लियर आउट तो नहीं किया गया, लेकिन पिक्चर बिल्कुल क्लियर था कि किसके तरफ थ्रस्ट है। चाइना का जो एक अभी डिप्लोमेटिक पोस्चर है या उसका जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उनका जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, एशियान रीजन में, वो जाहिर तौर पर कंट्रीज़ को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल रहा है। तो उसको लेकर के चाहे क्वाड को और स्ट्रॉन्ग बनाने की बात हो, क्वाड में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने की बात हो, या फिर इंडिया का डिसीजन यूएस के साथ इन एग्रीमेंट्स में साथ आने का हो, मेरीटाइम एक्सरसाइजेज में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को भी, मालाबार जो एक्सरसाइज है उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया जा रहा है। तो ऐसे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे सीधे तौर पर ये समझ में आ रहा है कि चाइना को कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है। तो अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगला स्टेप ये होना चाहिए कि चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी को कम किया जाए, क्योंकि रिड्यूस करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप सीधे तौर पर चाइना के आमने सामने खड़े हो रहे हैं तो उसको लेकर के इंडिया को ये भी ध्यान रखना होगा कि इंडिया का जो इतना इकोनॉमिक और कमर्शियल टाइज है विद चाइना, दैट शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, हाँ ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि चाइना से हमें काफ़ी चीप प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, कम कॉस्टिंग पर मिल जाते हैं। तो यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं जाहिर तौर पर उनका नुकसान हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है ये पूरा प्रोसेस। लेकिन आपने अगर इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करके देखें दूसरी तरफ से, तो भारत में भी क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान चला हुआ है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है। तो उन सब के जरिए हम इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और चाइना के ऊपर या मैन्युफैक्चरर्स चाइना का या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर जो भी डिपेंडेंस है उसको हम कम कर सकते हैं। देयर इज़ अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ इंडिया यूएस इंटरेस्ट रिगार्डिंग चाइना ट्रेड प्रैक्टिसेस। दोनों में समरूपता है। इंडिया और यूएस का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं चाइना के, अभी देखें तो बिल्कुल एक जैसा है। चाइना को भी इंडिया को भी चाइना की ट्रेड पॉलिसी से बहुत सारी दिक्कतें हैं। चाइना का
के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। सेम गोज़ टू द यूएस के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। द जॉइंट स्टेटमेंट रेफरेंस्ड ऑन द नीड टू इन्हांस सप्लाई चेन। तो अब यहाँ पे सप्लाई चेन को भी बढ़ाना होगा, ठीक है। एक तो डिपेंडेंसी को कम करना होगा, सेल्फ रिलायंस बनना होगा, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो ये सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं जिस अप्रोच को अपनाने की ज़रूरत है इंडिया को। तो ओवरऑल ये कहा गया है कि इंडिया यूएस के रिलेशन में को देखते हुए हम लोग यहाँ पे चाइना के साथ इसका कंपैरिजन भी कर रहे हैं। सो द एरियाज वेयर द बायलैटरल पार्टनरशिप हैज़ द पोटेंशियल ऑफ इवॉल्विंग मोस्ट पॉजिटिवली फॉर इंडिया रिलेट टू द हेल्थ, एजुकेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी। तो ये जो 3 सेक्टर है बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, यहाँ पर भी आप यूएस के साथ अपना जो बायलैटरल पार्टनरशिप है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक तो आपने जिस तरीके से इंटेलिजेंस के मामले में है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के मामले में है, वो किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 3 सेक्टर भी ऐसे हैं जहाँ पर बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है और इंडिया की इफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी नाउ डेज फॉर इंडिया। And there should not be any reluctance in developing ties in defense industries too, but it cannot forgotten that no country will part with any of its critical technologies। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो क्रूशियल टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके लिए इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट होना ही होगा। एंड अगर आप चाइना के अपोजिट में कोई आप ऐसा देख रहे हैं कि हम चाइना को छोड़कर किसी और पे डिपेंडेंट हो जाएं, उससे बेटर क्या है? उससे बेटर ये है कि वेपन सिस्टम या इन चीज़ों को लेकर के इंडिया खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाए। दैट शुड बी द बेस्ट अप्रोच इन दीज डेज फॉर इंडिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल बहुत अच्छा है, अनफिनिश्ड टास्क। इसमें हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 44 की। आर्टिकल 44 किस चीज़ से संबंधित है? तो आर्टिकल 44 डीपीएसपी में आता है, जहाँ पे कहा गया है कि पूरे भारत में आगे चल करके सेम लॉ यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, ठीक है। बट ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ है। ये एक एम्बिशन है, ये एक एम है, ये एक टारगेट है कि ऐसा होना चाहिए। तो राइटर यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये बेसिकली उन टेरिटरीज़ का जिक्र करने वाले हैं पूरे आर्टिकल में कि जहाँ पर लॉज जो हैं वो डिफरेंट हैं, या फिर वहाँ की जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ के लॉज को ऑल ओवर द इंडिया जो लॉ है उससे डिफ़र किया गया है, ठीक है। तो कहीं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, कहीं पर नहीं है, बहुत सारी जगह पर नहीं है। और इंडिया के लार्जेस्ट पार्ट में जो फैमिली लॉज रेगुलेटेड हैं, चलते हैं, वो कुछ जगह पर प्रैक्टिस नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है ऑलरेडी, तो ये सेम चीज़ जम्मू एंड कश्मीर में लागू क्यों नहीं हुई, ठीक है। तो अल्टीमेटली राइटर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे आर्टिकल में बहुत सारे फैक्ट्स एंड डाटा को यहाँ पर दे रहे हैं जो कि आपके काम आ सकता है। सो इग्नोरिंग द वर्ड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। क्या कहा गया था कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये जो फैमिली लॉ है उसको लाया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दे हैव इनवेरिएबली अंडरस्टूड इट as a directive only for the repeal of the traditional personal law and their replacement by a common family law act, ठीक है। जो अलग अलग ट्रेडिशनल पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम्स के अलग लॉ हैं, तो ये जो अलग अलग लॉज हैं उनको रिप्लेस करके एक कॉमन फैमिली लॉ एक्ट को ले आया जाएगा, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं है, वो अलग बात है। द प्रिलिमिनरी सेक्शन ऑफ ऑल सेंट्रल फैमिली लॉ acts enacted by the parliament since independence declare that they will apply to the whole India except the state of Jammu and Kashmir। तो जम्मू एंड कश्मीर, जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सेप्शन में था अभी तक। जो कानून, जो लॉ, जैसे ऑल सेंट्रल फैमिली लॉज एक्ट हैं, वो पूरे भारत में लागू होते थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, एक्सेप्ट था। बट अब ऐसा नहीं है। तो इसी में ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं? तो देखिए, एक प्रोविज़न ऐड किया गया था 1968 में, और उसमें क्या कहा गया था कि उसमें जो पुडुचेरी का हिस्सा है उसको अलग किया गया था कि इसमें ऐसे कोई भी लॉ नहीं है जो कि पुडुचेरी में लागू हो सकते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ का पूरा कानून अलग हो गया, बिकॉज पौंडीचेरी का जो अपना एक कल्चर, उनका एथनिक स्ट्रक्चर है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था, रादर दैन कि आप बाकी सब जगह के लॉ को वहाँ पर थोप दें। तीसरा एक्सेप्शन क्या था? तीसरा एक्सेप्शन था गोवा, दमन एंड दीव का। इन जगहों पर भी जो बाकी सेंट्रल इंडिया के लॉ जो हैं, फैमिली लॉज, वो लागू नहीं होते हैं,
और गोवा में आपको मालूम होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है। चौथा एक्शन क्या है, चौथा एक्सेप्शन है रिलेटिंग टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी नागालैंड, मिजोरम, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइब्स होते हैं उनके राइट्स को, उनके कल्चर राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, तो उस रीज़न में जो आर्टिकल 371A और आर्टिकल 371G, याद रखिए ये दोनों आपको याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 371 से लेकर के जो पूरा है ABCD आपको याद होना चाहिए कि कौन से राज्य के लिए है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो 371A नागालैंड और 371G किसके लिए है, मिज़ोरम के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि इनके लिए स्पेशल लॉज का जिक्र है। इसमें क्या कहा गया है, दैट नो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन विल रिप्लेस द customary law and religion based system for its administration both these state unless demand by the local legislature। ध्यान दीजिएगा कि अब जब तक नागालैंड और मिजोरम कि लोकल लेजिस्लेचर से ये डिमांड ना आ जाए कि हमें ये जो कस्टमरी लॉ है इसको ख़त्म करना है, रिप्लेस करना है, या ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है इसको ख़त्म करना है, तब तक वहाँ के किसी भी ऐसे लॉ को या सिस्टम को, रिलीजियस बेस्ड जो सिस्टम है उसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा किसी भी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी लाइन, इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं क्योंकि ये एकदम फैक्ट है ये, और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट के तौर पर आ सकता है, ठीक है। सो aiding into the constitutionally ordained the principle of the generality of the family law throughout the country, these exceptions regulate the extent of all central laws। तो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, अप टू द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट जो मैरिज एक्ट अभी 2019 आया, तो इन सब से ये अलग है। गोवा दमन एंड दीव के बारे में मैंने आपको बताया, वहाँ पर पोर्टुगीज़ का रूल था, ठीक है। तो पोर्टुगीज़ शासन होने की वजह से वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी हैं उनके कस्टम्स, उनके रेगुलेशंस, उनके रिचुअल्स बिल्कुल अलग थे, और वहाँ पे किसका लॉ चलता था, जो पोर्टुगीज़ का, जो पोर्टुगल में चलता है, और लिस्बन वहीं की टेरिटरी है, आपको याद होगा, अभी ये न्यूज़ में भी है लिस्बन। लिस्बन एक बार आप लोग मैप में ज़रूर लोकेट करेंगे कहाँ पर है ये देखिएगा। तो वहाँ पे जो रॉयल लॉज आते थे उसी को यहाँ गोवा दमन एंड दीव में प्रैक्टिस किया जाता था। So the Portuguese Civil Code of 1867 was extended to these places in 1869 with a rider that native customs urges। वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी कही गई हैं कि वहाँ पे जो बाकी जगह के लॉ से उसको नहीं लगाया गया। एंड द न्यू लॉ ऑफ द सिविल मैरिज इन एक्ट द पोर्टुगीज 1910। कुछ फैक्ट्स एंड डाटाज हैं, इसको देख लेना है कि गोवा एंड दमन दीव में एडमिनिस्ट्रेशन किस आधार पे चलता है। बाद में जाकर के गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आया 1962 का, जिससे कि वहाँ के जो भी लॉ थे, जो कानून थे, उसको स्टेटस को कर दिया गया कि वहाँ पे वही चीज़ें लागू होंगी, ठीक है। कोई जो और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जब तक वो अमेंड नहीं करती है, जो गोवा दमन एंड दीव का एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1962 का, जब तक कि उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अमेंड नहीं करेगी तब तक वहाँ के किसी भी कानून को बदला नहीं जाएगा, ठीक है। So none of the central law act has been extended to said territory till data। उसके बाद फिर बहुत सारे बदलाव हुए, अभी जा कर के हाल ही में क्या हुआ है, पहले तो जब गोवा को स्टेट बनाया गया, ठीक है, 1987 में जब गोवा को स्टेट बनाया गया तो फिर वहाँ के कानून को भी बदला नहीं गया था, जो पहले से था उसी को कंटिन्यू किया गया, कोई चेंज नहीं किया गया था। अभी एक बदलाव क्या आया है, दमन दीव एंड जो दादर नागर हवेली है उसको मिला दिया गया है, अगर आपको रिमेंबर हो, याद हो 2019 में। लेकिन वहाँ के कानून का जो ये कस्टमरी प्रैक्टिस है, जो फैमिली लॉज हैं, उसमें उसको सेम कर दिया गया है या फिर उसको बदला गया है, फिर उसको सेंट्रल लॉ के आधार पर कर दिया गया है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत ही अनसर्टेन है इस समय में भी, जब हम बात करें दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाने की। पुडुचेरी की बात करें तो वहाँ पर फ्रेंच रूल था। उसके बाद से वहाँ पे जो भी पर्सनल लॉस थे उसको ऑप्ट कर लिया गया, उसको लगा दिया गया, और इस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस पौंडीचेरी लॉ एक्ट 1968 आया। ध्यान दीजिएगा, पौंडीचेरी लॉ एक्ट 1968, इसको कि एक्सटेंड किया गया ऑल सेंट्रल फैमिली लॉ एक्ट बट ईच विल राइडर ऑफ द नॉट अप्लाई टू द रिकॉन्सिडेंट। तो ये पौंडीचेरी का है। तो हमने बेसिकली ये अलग अलग टेरिटरीज़ की बात की इंडिया में जहाँ पर कि डिफरेंसेस हैं, ओके। Now the exclusionary provisions relating to Jammu and Kashmir found in the Central Family Law Acts and have emanated from
आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जब जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के बदलाव हुआ है, चेंज आया है, तो वहाँ के जो पर्सनल लॉ थे, वहाँ के जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस थे, उसको इसी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं रखा गया है। जबकि गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, नागालैंड, मिजोरम, इन सभी जगह पर जो प्रेजेंट सिचुएशन था उसमें स्टेटस को किया गया। तो यही सेम चीज़ जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी होनी चाहिए थी, ये राइटर का मानना है। और ओवरऑल ये कह रहे हैं कि अगर चाहें तो आप पूरी ऑल ओवर इंडिया में आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज़ अगर किसी जगह पर, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में, स्टेट में वहाँ के पर्सनल लॉज को एक्सेप्शन में रखा जा रहा है, तो यही सेम कस्टम जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी फॉलो होनी चाहिए थी। अगला आर्टिकल है JNK रियलिटी। थोड़ा सा ये भी क्रिटिसिज्म है, ठीक है। JNK में आपको याद होगा भी एक लैंड लॉ आया है, और इसके बाद वहाँ पे अब कोई भी आदमी बाहर से, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर का है, भारत के किसी भी हिस्से का है, वो जा कर के जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है वहाँ पर। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप बाकी जगह पर ज़मीन वगैरह ले सकते हैं, वैसे ही अब जम्मू कश्मीर भी आपके लिए है। तो ये जो स्टेप है, इसने क्या किया, राइटर का ये मानना है कि इसने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जो सेंटर का ये बदलाव था, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, उसमें सपोर्ट करने की बजाय उनको और एंगर में लाया, क्योंकि इससे क्या हुआ, उनके जो अपने पर्सनल राइट्स हैं, इससे उनका जो, उनके अंदर जो डर है कि डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, उनके कल्चर पे अफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें उनके मन में बनी रहेंगी। और जो न्यू डोमिसाइल रूल है और जो न्यू लैंड लॉ है, ये दोनों ही बदलाव वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट में डाल रहे हैं, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी बदलाव क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है, ये भी बहुत इसमें एनालिसिस करने वाली बात है, क्योंकि जब तक वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब तक वहाँ के लोगों के जो सिचुएशंस है उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ये सब एक अलग फैक्टर है, बट हाँ, जो आर्टिकल में कहा गया है वो हम देख लेते हैं। कुछ एक फैक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने आंसर वगैरह में। सेंटर ने ऑब्वियसली 5 अगस्त 2019 को बदलाव किया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का लेकर के आए जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसके खिलाफ में काफ़ी विरोध भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे एप्लीकेशंस भी डाले गए, पिटिशंस डाले गए। एंड उसके बाद ये वहाँ के बारे में ज़िक्र करते हैं कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका क्या रिएक्शन रहा, कैसा रहा। हालांकि इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि हम जो कहते हैं हम वही करते हैं। तो इनका कहना है कि इससे आप कुछ इलेक्शंस तो जीत सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका आप दिल नहीं जीत सकते। और इस तरीके की जो पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, ये वहाँ के लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ के जो राइट्स हैं, उनको हैम्पर कर सकता है। सो सेंटर को एक ऐसा कानून लेके आना चाहिए जो JNK के लोकल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करे, उनके कल्चरल राइट्स के लिए काम करे, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करे, तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टार्टिंग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।